Hello and welcome, everybody. Today we are going to start with the cognitive development. As you can see in the topic, cognitive development, emergence of thought. What does this mean? थॉट की इमर्जेंस मतलब थॉट कहाँ से शुरू होती है। जहाँ से थॉट की शुरुआत होती है यानी सोचने की शुरुआत होती है, वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट वेयर द थॉट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक। So when we talk about something where we are thinking about एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो सोचने के लिए ना किसी सिंबलिज्म की जरूरत पड़ती है। इफ द थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट ऑल्सो वी इमेजिन दैट। ठीक है ना। कोई चीज जब होती नहीं है तो हम उसको इमेजिनेशन से सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं। So, the when some concept is symbolized, कुछ ऐसा concept जो symbolize हो जाता है, इसकी symbolism जो है ये अफेक्ट करती है, और जैसे ही इसकी सिंबोलिज्म अफेक्ट करती है वैसा और उसी हिसाब से इसकी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। जब हम इन सिंबोलिज्म की एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये विजुअल भी हो सकते हैं। ये सिंबल्स जो हैं ये ऑडिटरी भी हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने सुना कोई चीज तो हम उसको इमेजिनेशन में विजुअलाइज करते हैं, तो हम उस इमेजिनरी थॉट के अंदर चले जाते हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं ये भी हमारी बौद्धिक क्षमता के अनुसार आती है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब हमारी मेंटल एबिलिटी के अनुसार आती है, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट 12 ईयर मंथ्स के अंदर जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो देख रहे हैं। तो इसमें जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देख रहे हैं यानी बौद्धिक क्षमता जो है पहले 12 साल के 12 महीने के अंदर के बच्चे का जो हम देख रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर है यानी ये पूरा 1 साल के अंदर के बच्चे के अंदर क्या क्या थॉट्स आता है, वो जो भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उनके एडल्ट्स, और फिर इसके साथ साथ में नेचर ऑफ पीपल, हाउ दे आर बिहेविंग विद द चाइल्ड, ये सारी चीजें जो है ये बच्चे फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है। और उसी के अनुसार इनको जज करते हैं। तो एक एजुकेशनिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर जीन पियाजे। ठीक है। तो ये जो जीन पियाजे थे इन्होंने थियोरीज लिखी, और इनकी जो थियोरीज हैं उन पे बेस्ड जो है ये एक्टिविटीज रही हैं। अब इनकी जो थियोरी है ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें, मैं एक दूसरा स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting. Piaget's theory. Just see this video, and with this you will understand.
argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. सी, तो ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। दीज आर द 4 स्टेजेस। सबसे पहला है सेंसरी, ठीक है, ठीक है, ये सेंसरी स्टेज है, ठीक है। एंड देन दिस इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन दिस इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड दिस इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ सेंस कर रहा है। आप देख सकते हैं छोटा बेबी है, ये इसको सेंस कर रहा है, इसको टच करके फील कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, सब नई नई चीजों को देखता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कोई भी चीज देखेगा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ में कुछ कुछ करने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेज में क्या करता है बच्चा, उसको ऑपरेट करने की कोशिश करता है, ये चीज कैसे हुई क्या हुई। आपने देखा होगा ये सेकेंड स्टेज के यूजुअली बच्चे हमारे पास रहते हैं। एंड दीज चिल्ड्रन यू नो इरिटेट यू अ लॉट, आस्क यू n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर उसके बाद में वो सारी चीजें अपने अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करके अंडरस्टैंड करेंगे। दे आस्क यू मैनी क्वेश्चंस। फिर आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा खुद एक्टिविटीज करके देखता है। एज यू कैन सी हियर, ही इज मेजरिंग द एप्पल्स हियर बाय द वेट, दैट मीन्स ही डज वांट टू डू इट, परफॉर्म। मतलब यहाँ पर जेन्युइनिटी, जो चीज सही है गलत है, ये सारी चीजें बच्चे को पता होती है और बच्चा खुद सारी चीजें करना चाहता है। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पे बच्चे को पूरी रियलिटी पता चल जाती है। दिस इज द चाइल्ड बिकमिंग एन एट द टीन एज में, जब बच्चा पहुंच जाता है उस समय का ये पीरियड है। सो बेसिकली हमें ये जो सेकेंड स्टेज है इस पे फोकस करना है। हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो ये सेकेंड स्टेज के बच्चे आते हैं, और अभी हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो ये फर्स्ट स्टेज की डेवलपमेंट देख रहे हैं, जहां पर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। जहां पर बच्चे के सेंसेस ज्यादा एक्टिव और चैनलाइज होते हैं। तो बौद्धिक क्षमता में मतलब उसकी बुद्धि का विकास, जितना उसकी एनवायरमेंटल चीजों को बच्चा सेंस करेगा वैसा ही होगा। ये मैंने आपको एक साथ में इसीलिए बताया है ताकि आपको ये चीज का आइडिया हो जाए, आपको ये चीज पता चल जाए कि कौन से स्टेज में कैसा होता है। क्योंकि आगे जो मैंने आपका ये पूरा बुक का इंडेक्स पहले दिन जब बताया था, तभी आपको समझाया था कि हम इसमें ये हर तरीके की डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट 12 मंथ्स में कॉग्निटिव, लैंग्वेज और सोशल, ये सारी डेवलपमेंट पहले 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर। फिर बच्चा जब थोड़ा टॉडलर होगा तो उसकी भी ये चारों डेवलपमेंट्स देखेंगे। फिर प्री स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तब उसकी ये चारों डेवलपमेंट्स, और फिर जो एक्टिविटीज है वो, तो ये हमको सभी चीजें देखनी है। तो बेसिकली हमको ये 1 और 2 स्टेज पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, राइट। आई होप इट्स क्लियर आपको। ये पियाजे की जो थियोरी का जो बेसिक जो मुझे आपको बताना था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं, आपकी बुक में काफी क्लियरली दिया गया है। सो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया, आप उससे आइडिया ले सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता चल भी जाएगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे, यस, तो हमने ये देखा कि पियाजे की जो थियोरी है वो ये बताती है कि सेंसरी स्टेजेस पर हम चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं। जी। सो यहाँ पर जो बच्चा छोटा है उसको जो चीज उसकी एनवायरनमेंट में सिंबलाइज होगा वैसा ही उसका ग्रोथ और वैसा ही उसका डेवलपमेंट फोकस होगा, ठीक। हाँ जाओ।
Now next we come on to the language development. जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये भी छोटे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चे की LSRW स्किल्स है उस पे सबसे ज्यादा हम फोकस करते हैं। LSRW का मतलब क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पर यहाँ हम देख रहे हैं छोटे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आप बताइए, देखिए लैंग्वेज में 4 स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। देर आर 4 स्किल्स इन लैंग्वेज। सो मैं अभी यहाँ पे ये स्किल्स लिख देती हूँ। लिसनिंग, ओ ये क्या आ गया? ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज की, ठीक है। अब ये प्रॉपर ऑर्डर में चलती है, तो यही ऑर्डर हमको यहाँ पे सीखना है। जैसे अभी बच्चा 12 महीने के अंदर का बच्चा है, ठीक है ना, साल भर के अंदर के बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा बोलता नहीं है, यहाँ पे बच्चा रीडिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बच्चा राइटिंग नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्या कर पाएगा? लिसनिंग कर पाएगा, यानी सिर्फ सुन पाएगा। जब अगली स्टेज में बच्चा जाएगा तो वो सुन भी पाएगा, बोल भी पाएगा, बोलना थोड़ा थोड़ा सीखेगा और फिर धीरे धीरे बोल लेगा। जब प्री स्कूल स्टेज में जाएगा तब उसकी रीडिंग और राइटिंग दोनों साइड बाय साइड चलेगी, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग ऑलरेडी एक्टिव हो चुके होते हैं। रीडिंग राइटिंग हमको ये लिसनिंग और स्पीकिंग की हेल्प लेकर करवानी होती है। ऐसे करके बच्चे की पूरी ओवरऑल टॉडलर और प्री स्कूल स्टेज तक लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर तक की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा बोलने के लिए सीख रहा होता है। तो वो कुछ कुछ वर्ड्स के लिए अक्षरों को या कुछ कुछ साउंड्स को निकालता है। तो द चाइल्ड इज एक्चुअली लर्निंग टू स्पीक। इसीलिए हमारा ये जो ऊपर का जो मेन कैप्शन है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग टू स्पीक, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बच्चे को लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखने के लिए सबसे ज्यादा बच्चा क्या चीज एक्वायर करता है? तो 2 तरीके की लैंग्वेज है जो ज्यादातर बच्चा एक्वायर करता है। एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज, सेकंड कैप्चरिंग द वर्बल लैंग्वेज, दैट इज विद द फॉर्म ऑफ साउंड्स। तो बच्चा जब भी अगर आपकी कोई बात सुनता है तो हूँ, है, ए, ऊ, ओ, ऐसी साउंड्स निकालता है। सो द चाइल्ड टेक्स द साउंड फ्रॉम द केयर गिवर whosoever is a mother, the nanny, the granny, the father or the sibling or anybody who is the caregiver of the child. The child takes the sound from them and then grasps, absorbs the language which is there in the environment। जो उस बच्चे के environment में होता है उस language को जो है बच्चा absorb करता है और उसी को सीखता है। इसीलिए तो विदेश में रहने वाला बच्चा जो है वो विदेशी भाषा जन्म से सीख जाता है, बचपन से सीख जाता है। अभी यहाँ हमारे भारत में भी बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द चाइल्ड टेकिंग बर्थ इन द साउथ इंडियन एरिया will be speaking Tamil, Telugu, Kannada, Karnataka, and whatever language. The child living in the Maharashtra like area will learn the Marathi language from the childhood. In Gujarat, Gujarati, Rajasthan, Rajasthani. So like wherever the child is born, the environment whichever the child is getting, the child is going to absorb the same language in the form of non-verbal communication and understanding the verbal activities by producing the sounds and absorbing the language in the environment. This is called as language acquisition, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसमें सबसे पहला जब बच्चा रोता है तो वो रो कर बताएगा। जब वो रोता है ना तभी उसकी साउंड निकलेगी। कई बार क्या होता है ना, बच्चा रोता है तो उसको रोने नहीं देते, चुप करा देता है। कई बार बच्चे को ठीक है चुप कराओ, बच्चा थक जाता है चुप कराओ, लेकिन कई बार अगर बच्चा रो रहा है तो रोने दो। जब हम बच्चे की मालिश करते हैं ना, बच्चा बहुत रोता है तो कई बार जो नई नई मम्मियाँ बनती है ना उन्हें बड़ा तकलीफ होता है, अरे रो रहा है उसको दे दो, मुझे दे दो दे दो दे दो। लेकिन मालिश वाली दीदी जो भी रहती है वो बिल्कुल नहीं देती है, रोने दो उसको, थोड़ा रोने दो।
वाई, बिकॉज तब वो रोएगा तो एक्चुअली उसका आवाज जो है वो गले से बाहर निकलेगा, उसका गला ओपन होगा। ठीक है, द वोकल कॉर्ड विल ओपन मोर, द मोर साउंड विल कम एंड द चाइल्ड विल बी एबल टू स्पीक सून, राइट। सो क्राइंग शुड हैपन, रोना चाहिए बच्चे को। डिस्ट्रेस डिस्कम्फर्ट में है तो जो भी रीजन है उसके लिए करो, लेकिन क्राइंग शुड बी देयर। फिर कूइंग, जब बच्चा कूइंग तो करता है, ऐठना एड़ाना, ये सारी चीजें तो कूइंग होती है, तो ये सारी चीजें भी बच्चा करेगा। तो इससे क्या होता है कि साउंड निकलना स्टार्ट होना ही उसकी लर्निंग टू स्पीक वाली एक्टिविटी होती है। तो कुछ बायोलॉजिकली बच्चा जो पहले से सीखा हुआ रहता है माँ के गर्भावस्था के दौरान, तो वो चीज़ें बच्चा फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। जब बच्चा 6 से 10 महीने का हो जाता है तो उसकी स्टेज हो जाती है बैबलिंग स्टेज। यहाँ पर बच्चा कुछ कुछ शब्द बना के बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे दादा, मम्मा, बुआ, ऐसे बहुत सी चीजें जो है बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। इस तरीके की स्टेज को हम बोलते हैं बैबलिंग। मतलब वो ब ब द द द द ग ग ग ग ग्र, ऐसे टाइप के जो भी साउंड्स निकालता है, दैट टाइप ऑफ साउंड इज बैबलिंग। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब शुरू के पहले वर्ड्स बोलता है तो वो 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, ऐसे कुछ शब्द रहते हैं। धीरे धीरे बच्चा उन चीजों को बोलना स्टार्ट करता है 6वें महीने के बाद, 6 मंथ्स का जब बेबी हो जाता है वो, और पूरे साल भर के होने के बाद में एक एक दो दो शब्द बच्चा बोल लेता है। 6 to 7 मंथ्स के बाद में बच्चा लैंग्वेज को समझने लगता है। अगर आप बच्चे को बोलते हो कि सेट बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, बच्चे को बोलते हो कि चलो उधर जाओ, ये लेकर आओ, वो उठा के लेकर आओ, बच्चा करता है वो। दैट मीन्स द चाइल्ड इज लिसनिंग टू यू एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस। दैट मीन्स द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज विच इज देयर इन द एनवायरमेंट। मतलब वो एनवायरमेंट की लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा आप समझेंगे, राइट। तो ये था लैंग्वेज का। अब नेक्स्ट जो टाइप की डेवलपमेंट है दैट इज द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन द अर्ली रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं साल भर के अंदर के बच्चे की। यहाँ पे जब सोशल का मतलब होता है जब उसके एनवायरनमेंट के आसपास के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, नैनी है, ग्रैनी है, जो भी है, ये लोग सब जब बच्चे के आसपास रहेंगे, बच्चे के आसपास दिखेंगे, तो बच्चा उनसे जब इंटरेक्ट होता है, देखिए ना, आपने देखा होगा नानी दादी तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ग्रैनी की तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो इसके लिए मतलब बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। कई बच्चे ऐसे रहते हैं दादी के पास ज्यादा रहते हैं, दादी के पास रहेंगे, दादी इधर उधर हो जाएगी, बच्चा रोएगा। कभी कभी तो दूर होने में, बिछड़ने में बच्चे को बुखार भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सी चीजें रहती हैं। तो ये अर्ली इंटरैक्शंस इसे कहते हैं, जो हमारे केयर गिवर्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसी बच्चे को आदत डाल दे बच्चे को वैसा और उस हिसाब से ही आदत पड़ जाती है और बच्चा उसको ही अडेप्ट करने लगता है। इसीलिए बच्चे के सोशियो इमोशनल बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। द वे वी आर एक्टिव इन द एनवायरमेंट सोशली, द चाइल्ड विल बी एक्टिव अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इसकी सोशल और इमोशनल एक्टिविटीज़ को वैसा और उसी प्रकार से समझाया और बताया जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों के साथ में अगर हम प्रेम व्यवहार रखते हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, तो बच्चा वो आपके पास ज़्यादा अच्छे से रहेगा। थोड़ा डांट डपट दिया, बोल दिया, हो सकता है बच्चा आपके पास अच्छे से ना रहे, ना आने की कोशिश करे। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट बच्चे बहुत अच्छे से उन्हीं लोगों, मतलब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना सबके पास जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि हर किसी के पास नहीं जाएंगे, उसको मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, बस। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, मम्मी के पास रहेंगे तो सबके साथ बोलेंगे, बात करेंगे, मतलब उसको ना कंफर्ट जोन मम्मी के पास लगेगा, बाकी उसकी मम्मी गोदी में रहकर वो बुआ से, दादी से, मामी से, सबसे बात कर लेगा। ठीक है, लेकिन वो उनकी गोदी में नहीं जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी, मतलब उनको फिजिकल कंफर्ट सिर्फ मम्मी के पास लग रहा है, वो तब जाकर उनसे सोशल हो पाता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। अब कुछ बच्चे जो ये, जैसे अगर हम जब छोटे बच्चों से जब हम बात करते तो बेबी टॉक्स, मतलब
बच्चे जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात करना, और उनके एक्टिविटीज को उन्हीं की तरह करना, जैसे वो रो रहे हैं उनकी तरह रो के दिखाना। और जैसे वो एकदम कंटिन्यू देख रहे होते हैं तो अपन भी उनकी तरफ कंटिन्यू देखते हैं। अपने जो बिहेवियर्स वैसे बिहेव करना। और फिर इमिटेशन, यस द चाइल्ड एक्चुअली इमिटेट्स यू। ठीक है, जैसा आप कर रहे हो वैसा बच्चा करने की कोशिश करता है, और करता कर भी लेता है कई बार। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा एक्चुअली आप उनके एनवायरनमेंट्स को सेंस कर रहा है। अभी तक हमने क्या देखा था, लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करना, अब अपन क्या देख रहे हैं, एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज को सेंस करना। इसको हम कहेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी सेंसरी एबिलिटी कैसी है, कितना सुन रहा है और कितना उसको गुन रहा है। हाउ मच द चाइल्ड इज लिसनिंग एंड हाउ मच द चाइल्ड इज अडेप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चाइल्ड। इफ द चाइल्ड इज लिसनिंग टू यू एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड चाइल्ड इज मोर सोशल टू दैट person, to the one who is giving the instruction. The child if likes you and the child if wants you, the child will adapt your behavior, the child will give you smile, the child will gaze at you. And during the first month, from the first month only, the child will be more attractive towards you. If you cuddle the child will cuddle you back. If you smile, the child will smile you back. If you talk to the child will try to talk to you. Whatever the sound the child is talking, but the child will talk to you. अगर ये सारी चीजें हो रही है, इफ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, दैट मीन्स द चाइल्ड इज गेटिंग देयर सोशल डेवलपमेंट प्रॉपरली, एंड द चाइल्ड इज हैविंग अ प्रॉपर इमोशनल बॉन्ड विद द करेक्ट स्टिमुलेशन। सही स्टिमुलेशन के साथ में उसकी अच्छी इमोशनल बॉन्ड हो जाती है, और फिर बच्चा कूइंग, बैबलिंग, इमिटेटिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। धीरे धीरे बच्चा सोशली दूसरे लोगों पर अपना ट्रस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। पड़ोसी हो गए, और पार्क में जब जाता है तो जब उनके उम्र के फ्रेंड्स मिलते हैं उनके साथ सोशली एक्टिव और अट्रैक्ट होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके अर्ली रिलेशंस जो हैं वो अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा डे केयर में जा रहा होता है तो डे केयर की उसकी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे जो है बाहरी लोगों से बच्चा मिलकर सोशल होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि जो हेरिडिटी होती है चीज़ें, जैसे कि कुछ बच्चे फ्रेंडली होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते, कई बार उनके पेरेंट्स ही इतने फ्रेंडली नहीं रहते तो फिर बच्चे भी नहीं होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है हेरिडिटी का भी क्या असर पड़ता है सोशल होने पे। तो यहाँ पर टेस्ट होने के बाद पता चला कि सोशली एक्टिव या सोशल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो बच्चा भी एक्सट्रोवर्ट हो, द चाइल्ड कैन बी इंट्रोवर्ट एज वेल। लेकिन एनवायरनमेंट देने से बच्चे में सुधार आ सकता है और लाया जाता भी है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और फिर इन एक्टिविटीज़ और इन एंजाइटी को आगे लेकर भी जाया जा सकता है। इसीलिए इमोशनल स्टेटस को कभी भी हेरिडिटी नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, और इनके जो एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट को प्रॉपर नरिश और ग्रो करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप एक्टिविटीज, जहाँ पर बच्चों को हम सोशली चैनलाइज और सोशली एक्टिव करते हैं। अब ये छोटे बच्चों के लिए क्या प्ले एक्टिविटीज हम कर सकते हैं ये भी और देख लेते हैं, फिर हमारा फर्स्ट 12 मंथ्स वाला जो है ये करिकुलम पूरा हो जाएगा। प्ले एक्टिविटीज में आप क्या करा सकते हो छोटे बच्चों को, यानी 12 मंथ्स के अंदर के बच्चे को आप गुनगुना करके दिखा सकते हो। मतलब देखो, जैसे बच्चे सेंसरी होते हैं ना, तो जितनी भी सेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ये सारी एक्टिविटीज जो है ये बच्चा कर सकता है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। कीपिंग योर सराउंडिंग सेफ एंड हेल्दी, फिजिकल केयर बच्चे को देना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की चीज़ें, बाथिंग द बेबीज, बॉटल फीडिंग, प्रिपेयरिंग द वीनिंग फूड, ये सारी एक्टिविटीज़ जो रहती है ये बच्चे के लिए रहती है, बच्चे के अंदर इन्वॉल्व होना। अब स्टिमुलेशंस के लिए प्रॉपर डे प्रोग्राम जो है अच्छे से बच्चे का सेट करें। बच्चा जो भी माइलस्टोन, मैंने पिछली क्लास में आपको माइलस्टोन समझाया था,
बच्चा जो भी माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है उस माइलस्टोन पर के बाद का नेक्स्ट माइलस्टोन पर प्रॉपरली प्लान आउट करना, बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराना, और फिर रिकॉर्ड्स जो है ये सारी चीज़ रखना, मतलब जो भी इसको टीकाकरण वगैरह जो भी कुछ हो रहा है ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रखना। और फिर इनकी जो एक्टिविटीज़ है इनका प्रॉपर चेक भी करते रहना, ठीक है। तो यही बच्चे के लिए प्री स्कूल सॉरी इन्फेंट के लिए एक्टिविटीज़ होती है, और यही बच्चे के लिए ज़रूरी भी होती है। तो यहाँ पर हमें जो है चाहे बच्चे की डेवलपमेंट जो है फर्स्ट 12 मंथ्स के अंदर, आज हमने इसको ख़त्म किया, कंप्लीट किया। प्लीज़ आप लोग इसको गो थ्रू करें। कल हम देखेंगे टॉडलरहुड में बच्चे की यही सारी डेवलपमेंट्स जो हमने आज देखी है, यही सारी डेवलपमेंट देखेंगे इस वीक के अंदर। जैसे टुडे इज़ थर्सडे, टुमारो इज़ फ्राइडे, अब वो तो नहीं हो पाएगा, कल अपन ये वाला करेंगे। एंड देन ट्यूसडे या वेंसडे तक, कमिंग जो ट्यूसडे वेंसडे तक हमारा ये वाला पेपर खत्म कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बी स्टार्टिंग पेपर 3, दैट इज बेस्ड ऑन हेल्थ। तो वो भी हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। विल बी फिनिशिंग इट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल, और हमारा सिलेबस जल्द से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो पेपर 1 है वही थोड़ा सा लेंदी होता है, उसी में ज़्यादा समय लगा है, बाकी ये सारे पेपर्स जल्दी जल्दी कवर अप हो जाते हैं। सो आई एम पुटिंग द अटेंडेंस, प्लीज रीड एंड गो थ्रू। आज हम लोगों ने चैप्टर 11 तक कर लिया है। रीड आउट करें इसे, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ और आप लोग की अटेंडेंस डाल रही हूँ। यूज द चैट बॉक्स टू आस्क द डाउट्स।